टॉपिक का नाम रहेगा परमाणु संरचना, इंग्लिश से बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर अपन देखेंगे परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे किस चीज के ऊपर चार्ज कैसा होता है, आवेश वगैरह क्या होते हैं, फॉर्मूले इनके क्या होंगे, कक्षाएं क्या क्या होने वाली है अपने पास में, मेन कक्षाएं क्या होती है, सब सेल्स क्या होते हैं, इन सब टॉपिक के ऊपर अपना ये पूरा वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परमाणु संरचना की। परमाणु जैसे अपन बात करें, अपने पास एक मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं इतना तोड़ना चाहूंगा कि इसके बारीक बारीक कण मेरे पास में दिखाई मुझे देने लग जाए, तो परमाणु पहली बात तो होता क्या है, सबसे पहले अपने पास में होता है पदार्थ। ठीक है, ये क्या है, अभी के लिए एक पदार्थ है, प्लास्टिक का है। जैसे अपन इसको तोड़ेंगे तो ये किस चीज में डिवाइड हो जाएगा, तत्व के अंदर। ठीक है, किस में हो जाएगा, तत्व के अंदर। लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ इसको और तोड़ने की, इसको जब मैं और तोड़ूं तो किस में डिवाइड हो जाएगा, ये अणु में। ठीक है, अब जब मैं अणु को भी और तोड़ूंगा तो वो क्या हो जाएगा, परमाणु। तो अगर परमाणु की कोई डेफिनेशन पूछता, हम ये डेफिनेशन देंगे कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसको अपन और भागों में विभाजित नहीं कर सकते, मतलब जिसको अपन और नहीं तोड़ सकते। एक लास्ट ऐसी स्टेज आ गई कि उससे ज्यादा अपन उस पदार्थ को नहीं तोड़ सकते, तो वो चीज क्या कहलाएगी, अपनी परमाणु कहलाती है। अब बात करते हैं परमाणु के अंदर अपने को और क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, वो अपना अलग टॉपिक पे रहेगा। तो अपने को यह समझ में आ गया परमाणु क्या होगा, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको अपन और भागों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, अपन बात करें मेरे पास में ये कोई एक चीज है, अपने पास में परमाणु होता है। अब परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें होती है, पहले उन चीजों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। परमाणु अपने पास में गोल शेप में एक बार अपन मान के समझते हैं कि मेरे पास में क्या हो गया, परमाणु है। ठीक है, अब परमाणु का जो बीच वाला भाग रहेगा, केंद्रीय भाग, ठीक है, परमाणु में बहुत सारे नाम आएंगे अपने पास में, प्रोटॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा, नाभिक आएगा, कक्षाएं आएंगी, गति करके आएंगी। तो उन सब टॉपिक को अपन एक एक करके क्लियर करते रहेंगे। तो सबसे पहली बात, जो परमाणु का केंद्रीय भाग रहता है, सेंट्रल पार्ट, उसको अपन क्या बोलेंगे, नाभिक। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। नाभिक को इंग्लिश बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, परमाणु केंद्रीय भाग क्या हो गया, नाभिक। अब नाभिक के चारों तरफ क्या रहती हैं, कक्षाएं। अब कक्षाएं कितनी होंगी, किस प्रकार से होंगी, क्या कक्षाओं के नाम होंगे, वो सब अपना आगे रहेगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट, परमाणु होता क्या है, वो जो जिस मतलब कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको अपन और छोटा नहीं तोड़ सकते, वो अपना क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाता है। मतलब कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसको अपन और भागों में विभाजित नहीं कर सकते, वो हमारा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब परमाणु केंद्रीय भाग क्या कहलाएगा, नाभिक कहलाएगा। नाभिक में कौन कौन रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन कौन रहेंगे, केंद्रीय भाग के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात करें परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा अवस्थित रहते हैं। ठीक है, एक बंध बना के रखते हैं जिसको अपन बोलते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध का मतलब क्या है कि ये दोनों हमेशा एक ही साथ रहने वाले हैं, एक साथ साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स कभी लगाया जाए तो एक मूवमेंट करके जा सकता हो या फिर एक वहीं पे रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एक ही साथ रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते, दोनों साथ में रहने वाले। ठीक है, तो हमारे पास में नाभिक का हो गया कि परमाणु केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बात करें जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं में रहते हैं हमारे पास में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कक्षाओं में क्या रहते हैं हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब बात करें कि जो हमारे पास में तीन चीजें अपने को देखने को मिली है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब क्या होते हैं, सब कुछ अलग अलग चार्ज के होते हैं। जैसे बात करें, प्रोटॉन रहेगा वो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज का होता है, इसके ऊपर हमेशा धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन रहेगा वो हमारे पास में आवेश रहित होता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं रहता, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये आवेश रहित होता है। इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज वाला होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है। एक बात, परमाणु के केंद्रीय भाग में रहेंगे केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन रहता है नाभिक से बाहर की ओर। नाभिक के बाहर और क्या चीजें हमारे पास में, कक्षाएं। अब कक्षाओं में कौन रहेगा हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। और प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं रहता, वो आवेश रहित होता है, ना तो प्लस का ना फिर माइनस का। ये तो गई क्या इनके ऊपर आवेश की किस कैटेगरी का आवेश होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, फिर आवेश रहित होगा। लेकिन होगा कितना कितना वो अलग बात है। अगर बात करें प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अगर मैं बात करूं एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, लेकिन किस कैटेगरी का,
पॉजिटिव कैटेगरी का आवेश उसके ऊपर होने वाला है। सेम बात करें, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता, ठीक है, ये क्या होता है, आवेश रहित होता है, इसका आवेश का मान कितना रहता है, 0 रहता है। बात करें इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश रहने वाला है, आवेश सेम टू सेम रहेगा जितना प्रोटॉन का था, लेकिन बस कैटेगरी अलग हो जाएगी। ये प्लस का था तो ये किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आवेश समान रहता है, बस एक पॉजिटिव होता है तो एक नेगेटिव होता है, और दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन रहता है नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन के साथ में, इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षाओं के अंदर, ठीक है। अब एक बात आती है, हमने सबसे पहले पढ़ा परमाणु क्या होता है, परमाणु केंद्र भाग नाभिक कहलाता है, नाभिक में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में अवस्थित रहते हैं। अब बात करते हैं कक्षाएं कितनी होती हैं, ठीक है। कक्षाओं की बात करें, कक्षाएं हमारे पास में 2 प्रकार की होती है, एक होती है सब सेल्स, एक होती है मैन सेल्स। मैन सेल्स का मतलब क्या हो गया कि भाई हाँ, मेरे पास में कोई कंपनी है, मैं उसका एक मैनेजर हूँ, हेड हूँ, जो कि मैं उसको संभाल रहा हूँ। अब मेरे अंडर में जो भी काम करने वाले वो क्या हो गए, मेरे सब सेल्स हो गए, कि हाँ मेरे पास कोई काम आएगा, मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो मेरे अंडर काम करने वाले हैं उनके अंदर डिवाइड में कर सकता हूँ। तो पहले बात करते हैं अपने पास में कक्षाएं कितनी होती हैं। मैन कक्षाओं की बात करें, कक्षाएं 7 प्रकार की होती हैं, जिनको अपन ने नाम दिया KLMNOP और Q। यह हमारे पास में 7 कक्षाएं होती हैं, और इन 7 कक्षाओं को नंबर दिया हुआ है, इसको 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 कक्षाएं हो गई, किसी भी परमाणु के अंदर 7 ही कक्षाएं होती हैं, और 7 कक्षाओं को एक नाम दिया गया है KLMNOPQ, ठीक है। और सभी कक्षाओं के अलग अलग नंबर होते हैं। ये कक्षाओं को हम अपने मर्जी से नाम नहीं दे सकते ABCD करके, ये पहले से साइंटिफिक जो प्रूफ किया गया था उसी टाइम पे वैज्ञानिकों ने इन कक्षाओं को नाम दिया गया था KLMNOPQ करके। 7 कक्षा हो गई। अब बात करें जो 7 कक्षाएं हैं, इन 7 कक्षाओं के अलावा हमारे पास में 4 कक्षाएं और भी रहती है, जिनको हम बोलते हैं सब सेल्स, ठीक है। सब सेल्स जिनको अपन बोलते हैं, सब सेल्स का मतलब हो गया कि जो K कक्षा है इसके अंदर भी 4 कक्षाएं काम करती हैं, L कक्षा इसके अंदर भी 4 कक्षा काम करती है, P है इसके अंदर भी 4 कक्षा हमारे अंदर काम करती हैं। अब वो सब सेल्स कौन कौन सी होती हैं, उनको अपन बोलते हैं SPDF। स्मॉल लेटर में अपन लिखेंगे इनको SPDF होती हैं, ठीक है। और कैपिटल लेटर में अपन बोलेंगे KLMNOP मैन सेल्स, और मैन सेल्स के अंडर काम करने वाली कौन सी हो गई, सब सेल्स होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं SPDF। अब बात करें कि हमारे पास में 7 कक्षा ये हो गई, 4 कक्षा ये हो गई। अब कौन सी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन को हम बांट सकते हैं, या फिर कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। पहले अगर बात करें K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तीसरी में 18, उसके बाद में 32, बाद में 50, बाद में 50, 72 और 98, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास में 7 कक्षा हो गए। 7 कक्षाओं में 2, 8, 18, 32, 50, 72 और 98 ये इलेक्ट्रॉनों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब बात करें इसी प्रकार से जो मैन सेल्स के अलावा जो सब सेल्स होती हैं उनके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया हुआ रहता है। वो किस प्रकार रहेंगे, 2, 6, 10 और 14। ये क्या होता है, इस प्रकार से इन छोटी कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया जाता है, और बड़ी कक्षाओं में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया जाता है। अब मान के चलो एग्जाम में सवाल आ गया कि K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब मुझे कैसा पता लगेगा K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो मैं निकाल कर, या तो मैं इन चीज़ों को याद करके रखूंगा कि हाँ K में 2 होते हैं, L में 8 होते हैं, M में 18 होते हैं, N में 32 होते हैं, ऐसे करके मैं याद कर सकता हूँ। अगर याद नहीं कर सकते तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करने के फॉर्मूला होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं 2n स्क्वायर। n का मतलब है यहाँ पर कक्षाओं के नंबर। मैंने बोला K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब K कक्षा कितने नंबर पे आती है, 1 नंबर पे, तो यहाँ पर आ गया 2 और 1 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है। मतलब 1 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करने का फॉर्मूला होता है, जिसको अपन बोलते हैं 2n स्क्वायर, ठीक है। 2n स्क्वायर जैसे अपन सभी कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हो गया परमाणु क्या होता है, नाभिक क्या होता है, नाभिक में कौन कौन रहता है, किसके ऊपर कैसा चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ अवस्थित रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एक सवाल पूछ लेता है, हमारे पास में 2 प्रकार के सवाल यहाँ पर
पुटअप होते हैं। पहला सवाल आता है हमारे पास में, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ठीक है। दूसरा सवाल आता है, एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों सवाल अलग अलग है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमसे सवाल पूछा गया है एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और उसमें ऑप्शन दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। तो ये हमको कभी कभी क्या हो जाता है ऑप्शन दे देता है, तो वो हमारा गलत भी हो सकता है। तो हम पहले बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज कितना होता है। उसके पास चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब बात करें एक कूलाम में आवेश कितना होगा, मतलब एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वो होंगे हमारे पास में 6.24 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये क्यों होंगे हमारे पास में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होती है। एग्जाम में दोनों प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि एक कूलाम में आवेश कितना होता है, मतलब कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना आवेश होता है। दोनों प्रकार के अपने को सवाल पूछ सकता है, ठीक है। परमाणु संरचना के बाद में अपना इसके ऊपर एक टॉपिक आता है, कभी कभी पूछ लेता है परमाणु नंबर, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु नंबर कितना है। परमाणु नंबर का मतलब है कि मेरे पास में जैसे मैंने बोला जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन अर्धचालक की कैटेगरी में आते हैं। मैंने बोला कॉपर, सोना, चांदी, ये सब अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। जो अपने एक आवर्त सारणी होती है साइंस में, जिसने 10th 12th में अगर पढ़ा होता है, एक आवर्त सारणी होती है, उसमें हमको एक सारणी दी हुई रहती है जिसके अंदर सभी के तत्वों के नंबर लिखे रहते हैं, परमाणु नंबर, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, ठीक है, ये सबके अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे अपन बात करें सिलिकॉन है, सिलिकॉन अपने 14 नंबर पे आता है, ठीक है। तो सिलिकॉन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया गया है, जो किसी भी तत्व के जितना उसका नंबर होगा। जैसे मैंने बोला सोना आता है 47 नंबर पे आता है, शायद 64 पे आता है या फिर 61 पे आता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर, मैंने बोला 52 नंबर पे कोई चीज आ रही है तो वो उस 52 को क्या दर्शा रहा है। मैंने बोला मेरे पास में कोई चीज है जिसके अंदर 52 इलेक्ट्रॉन है, तो 52 क्या है, ये उसके परमाणु नंबर है कि उस परमाणु के अंदर 52 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास में तीन चीजें कॉमन रहती हैं, परमाणु नंबर, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। ये तीनों चीजें हमारे पास क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। मैंने बोला किसी तत्व के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस तत्व में 18 ही प्रोटॉन होने वाले हैं और उस तत्व का एटॉमिक नंबर भी 18 होने वाला है, मतलब एटॉमिक नंबर 18, प्रोटॉन भी 18 और इलेक्ट्रॉन भी 18। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान रहती है और वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर भी कहलाता है। अब बात करें, हाँ, लेकिन सभी पदार्थों में न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग हो सकता है, किसी में 10, किसी में 12, वो डिपेंड करता है उस परमाणु के भार कितना है, ठीक है। परमाणु भार होता है, परमाणु भार हो गया हमारे पास में एटॉमिक वेट P+N, कि किसी पदार्थ में परमाणु कितने हैं और उस पदार्थ में न्यूट्रॉन कितने हैं, उन दोनों का अगर अपन योग करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, परमाणु भार कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए कोई पदार्थ मेरे पास में उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है और 10 उसमें न्यूट्रॉन है, तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 18 + 10 करेंगे तो 28 उसका क्या हो गया, परमाणु भार हो जाएगा। लेकिन अगर सेम सवाल पूछा गया किसी पदार्थ में 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस पदार्थ का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 18 उस पदार्थ का एटॉमिक नंबर होगा और 18 उस पदार्थ में प्रोटॉन भी होंगे। यहाँ से एक सवाल आता है कि जब भी अपन किसी तार को हाथ में अगर पकड़ते हैं तो उस टाइम पर भी उसके अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और उस टाइम पर भी उसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन भी रहते हैं और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। तो जब अपन किसी तार को लाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी सॉकेट में लगाते हैं, तब करंट आता है, लेकिन जब वो वैसे नॉर्मल अवस्था में रहता है उस टाइम पर अपने पास में कोई भी करंट उसमें नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है, हमने पढ़ा है परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा अवस्थित रहते, कभी भी मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूवमेंट करते रहता है। और मूवमेंट कब करेगा, वो जब उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स लगा दिया जाएगा। और फोर्स कौन लगाता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने पढ़ा है, फोर्स लगाने का काम होता है वोल्टेज का, और जितना फोर्स लगाएगी उस फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वहां से मूवमेंट करने लग जाते हैं। तो जब भी अपन किसी तार को हाथ में लेकर रखते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं रहता क्योंकि उसके पास वोल्टेज ही नहीं है। लेकिन जैसे अपन उसको लाइट से जोड़ते हैं तो लाइट से जोड़ने पर क्या होगा, एक विद्युत वाहबल का फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या काम करेगा, एक बल लगाएगा, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर या फिर परमाणु के ऊपर। लेकिन परमाणु के अंदर फोर्स लगाने पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक से बाहर नहीं जा सकते। बाहर कौन रह रहा है, बस केवल
इलेक्ट्रॉन रह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वहां से गति करने लग जाता है, वहां से मूवमेंट करने लग जाता है। और इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह छोड़ करके चले गया तो वहां पर किसका चार्ज बचेगा? केवल प्रोटॉन का चार्ज बचेगा। और अगर प्रोटॉन का चार्ज बचेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे हमें करंट लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई भी कंडक्टर अपने नॉर्मल कंडीशन में, अभी इस मार्कर में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी है, वही चार्ज है दोनों के ऊपर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम माइनस का, और वही 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जब नॉर्मल कंडीशन में रहते तो आपस में जीरो कर देते एक दूसरे की वैल्यू को कट करके। लेकिन अगर ये कोई चालक तार रहता या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर रहता, अपने इसको सप्लाई से जोड़ने पर क्या होता? सप्लाई से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन तो मूवमेंट करके आगे चले जाते, बचता क्या? केवल पॉजिटिव चार्ज बचता है यहाँ पर। और जैसे अपन उस पॉजिटिव चार्ज को हाथ लगाते हैं तो हमें करंट का एक महसूस होने लग जाता है, हमें करंट का अनुभव होता है कि हाँ यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये एक अपना बेसिक टॉपिक था परमाणु संरचना के लिए। परमाणु होता क्या है, परमाणु में कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस चीज के ऊपर कितना मान होता है, किस चीज के ऊपर कितना आवेश रहेगा, इन सब के ऊपर। अब एक बात हो जाती है, कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि परमाणु की खोज किसने की? तो परमाणु की खोज करता थे रदरफोर्ड। अब बात आता है प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, उसके बाद आएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, तो ये सब अपने 4 पॉइंट थे, परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनके कभी कभी खोजकर्ता के बारे में भी पूछ लेता है। एक और सवाल कभी कभी पूछता है कि हमारे पास ये परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो अगर परमाणु का द्रव्यमान पूछेगा तो वो होगा 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। ठीक है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और अगर न्यूट्रॉन का अपने को पूछ रहा है द्रव्यमान कितना होगा, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, दोनों आसपास ही रहते, बस एक में 1.20, एक में आता है 1.67, एक में आता है 1.62। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, कभी कभी एक और सवाल पूछ लेता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से सबसे हेवी कौन सा है? ठीक है, सबसे हेवी होता है प्रोटॉन, उसके बाद में न्यूट्रॉन, और सबसे हल्का होता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन। तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में हेवी की बात करें न्यूट्रॉन, उसके बाद सबसे हेवी कौन सा हो गया हमारे पास में? प्रोटॉन होता है। ठीक है।